लास्ट क्लासेस में बेटा हम लोगों ने बात करी थी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात करी हम लोगों ने, क्या टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, जनरल पिटफॉल्स क्या होते हैं अगर स्ट्रेटजिक डिसीजन हम नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है स्ट्रेटजी पे, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का रोल डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में, आईटी में। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का क्या रोल है बेसिकली वहां पे डिस्कस। पहले हम बात कर रहे हैं लेके चल रहे हैं कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का रोल क्या है मार्केटिंग में। द फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मार्केट पोजीशन एंड सेगमेंटेशन से। पोजीशन एंड सेगमेंटेशन से मेन बेसिकली हमारा डिस्कशन ये इस वजह से है क्योंकि जब भी हम स्ट्रेटजिकली कोई बना रहे हैं, डिसीजन कर रहे हैं या कोई स्ट्रेटजी फॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि सेगमेंट हमारा कौन सा है, क्योंकि आप यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी नहीं बना सकते हैं, हर सेगमेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। तो सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेगमेंटेशन डिफरेंट बेसिस पे होता है, उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, उनके बेसिस पे हम सेगमेंटेशन करते हैं। तो हर सेगमेंट के लिए एक अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसीलिए उसकी जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग में, क्योंकि मार्केटिंग में सारी चीजें सेगमेंटेशन पे डिपेंड करती हैं। हर सेगमेंट की नीड्स वांट्स अलग होंगी, हर सेगमेंट्स को हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज डिफरेंट ऑफर करने पड़ेंगे। इस वजह से स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का रोल यहाँ पर ज्यादा है। पोजीशनिंग की बात इसलिए होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशनिंग पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर सेक्टर पे क्या है, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमें स्ट्रेटजी कैसे हो पाएगी। क्योंकि अगर नई ऑर्गेनाइजेशन है, या जैसे आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करी, वैसे इंडस्ट्री लाइफ साइकिल होता है, तो वहां पर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, किस स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से वो डिसाइड करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे प्रोसीड करना है। देन द नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं? मार्केटिंग मिक्स के अकॉर्डिंग, मार्केटिंग मिक्स जैसे आप लोगों ने बात करी थी, मार्केटिंग मिक्स में हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि जो डिफरेंट या बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनके बेसिस पे अगर हम करें तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है हमारी मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो चेंज होती रहती है। अगर हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटजी बनानी है तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होना चाहिए, कॉस्ट पे ज्यादा फोकस करना है, वो हो सकता है। प्रमोशनल इवेंट से रिलेटेड है तो हमारा स्पॉन्सरशिप के थ्रू हमें करना है, एडवर्टीजमेंट किस तरह से करना है, किसी टीवी चैनल, मीडियम, रेडियो थ्रू करना है, तो वो सारी चीजें होती है मार्केटिंग मिक्स में आ जाती हैं। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात होती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली जैसे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, तो किस स्टेज पर हमारा वो प्रोडक्ट या सर्विस है। अगर इंट्रोडक्शन स्टेज पे है तो हम ज्यादा प्रॉफिट की तरफ नहीं जा सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर ग्रोथ स्टेज पे है तो हम कैसे रीप कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनसे प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। अगर हमारा मैच्योरिटी स्टेज पे है तो हमें उसमें क्या एडवांसमेंट की जरूरत है ताकि हम डिक्लाइन स्टेज तक ना पहुंच पाए, हम उस पर बने रहें, उसको कैसे मेंटेन करके सकें। या अगर डिक्लाइन स्टेज पे है तो क्या मेजर चेंजेस करने चाहिए उस प्रोडक्ट में, उस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट में, उस मार्केट में। तो वो सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली होती हैं, यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। देन ब्रांड एंड कॉर्पोरेट रेपुटेशन की बात होती है। ब्रांड बेसिकली हम लोगों ने पहले बात करी कि ब्रांड इट इज अ इमेज बिल्ट इन कस्टमर्स माइंड। बेसिकली ब्रांड जो क्या करता है, कस्टमर्स के दिमाग में एक कंपनी की या प्रोडक्ट की एक इमेज डेवलप करता है, उसी से रिलेटेड होता है। तो ब्रांड इमेज कौन या कॉर्पोरेट की क्या रेपुटेशन है मार्केट में, उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का वहां पर भी रोल है, ब्रांड में, एस्टैब्लिशमेंट में और कॉर्पोरेट रेपुटेशन में। देन हम फाइनेंशियल सेक्टर की या फाइनेंस की बात करते हैं कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का रोल क्या है फाइनेंस में। तो हम लोग पहले जैसे आता है कि फाइनेंस में इसका क्या रोल है, तो फाइनेंशियल लीवरेजेस की बात करते हैं। फाइनेंशियल लीवरेजेस बेसिकली जो फाइनेंशियल लीवरेजेस है वहां पर होगी, जब हम फंड्स की बात करते हैं तो फंड्स को मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। फंड्स का अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो हम आगे प्रोसेस सही से नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फाइनेंशियल लीवरेजेस में। देन कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं। कैपिटल बजटिंग की जितनी हमारी कैपिटल लगी हुई है उसका हमने कैसे एस्टिमेशन किया हुआ है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कब हमें ज्यादा लिक्विडेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो भी स्ट्रेटेजिकली मैनेज होती हैं। इसलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रोल कैपिटल बजटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स, एचआर की फील्ड में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या रोल है। सबसे ज्यादा रोल जैसे पहले पॉइंट में कहा, इंक्रीजिंग यूज ऑफ टीम्स, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तो यहाँ पर टीम एफर्ट्स है, इंडिविजुअल एफर्ट्स मायने नहीं रखते, यहाँ पर टीम एफर्ट्स की बात होती है।
और जब टीम में आपको काम करवाना है या टीम से काम करवाना है तो स्ट्रेटजिकली आपको थिंकिंग प्रोसेस जो है आपका या स्ट्रेटजिकली मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर वो स्ट्रेटजिकली मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो एक टीम का एफर्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। देन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का रोल जो ट्रेड यूनियन, जैसे यूनियन रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, या जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं वहां पर, क्योंकि जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं उनका परमानेंट आपका जो है वहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। अब क्योंकि उनको वो ज्यादा आप उन पे रूल्स रेगुलेशन नहीं लगा सकते, एक जनरल फ्रेमवर्क नहीं बना सकते पार्ट टाइम वर्कर्स पे, इसलिए एक स्ट्रेटजिकली उनको मैनेज करना होता है कि कैसे उनको हैंडल करें, उनसे ज्यादा प्रोडक्टिव काम ले सके, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। ट्रेड यूनियंस का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड यूनियन आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग में हेल्प करता है। एक टर्म्स है एचआर में, तो ट्रेड आप एचआर वाले सब्जेक्ट में इसको डिटेल में और पढ़ेंगे, तो ट्रेड यूनियन का बहुत रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड यूनियन बेसिकली एम्प्लॉइज के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो एम्प्लॉयर्स के साथ नेगोशिएट करते हैं बहुत सारे मैटर्स पे, इसलिए इन ट्रेड यूनियन रिलेशन को भी स्ट्रेटजिकली मैनेज करना होता है, इसलिए यहाँ पर भी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का बहुत रोल है। देन वर्क लाइफ बैलेंस पे है, ह्यूमन डाइवर्सिटी पे है, तो यहाँ पर भी इसका बहुत रोल है, क्योंकि अगर वर्क में और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस नहीं कर पा रहा है एम्प्लॉइज में, या स्ट्रेटजिकली हम उसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, उसको स्ट्रेस हो रहा है एम्प्लॉइज को, और उस स्ट्रेस की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी सफर कर रही है, तो ये सारी चीजें भी मैनेज करनी होती हैं, इसलिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एचआर में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ग्लोबलाइजेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की में, क्योंकि आजकल चीजें ग्लोबलाइज ज्यादा हो रही है, तो ग्लोबलाइजेशन और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। वो ये डिसाइड करता है कि जैसे फर्स्ट पॉइंट में कहा गया, प्रोसेस, कंटेंट या डायरेक्शन, आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्या है, किस तरफ आप डायरेक्शन बिजनेस को कहाँ ले जाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आप डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, कौन सा डिसीजन करना चाह रहे हैं, यहीं से मेन जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके मर्जर्स, एक्विजिशन, टेकओवर्स और इनकी बात होती है, तो वो डायरेक्शन से बेसिस यहीं से पता चलता है कि हमें क्या चीजें करनी है, कौन सक्सेसफुल रहेंगी ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्सेस को हम कंसीडर कर पाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेडिंग में, वो सारी हम चीजें कैसे कर सकते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स से जो प्रोसेस हैं, उनके ट्रेंड्स, रिसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है ग्लोबल मार्केट में, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके बारे में बात होती है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ज्योग्राफिकल वहां पर लोकेशंस क्या है, इंटर जो वो है कंट्रीज के बीच में कैसे ट्रेडिंग चल रही है, वहां पर कोई रूल्स रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, अलायंसेस कैसा है, स्ट्रेटजिकली वो सारी चीजें मैनेज करते हैं। डेमोग्राफिक पैटर्न्स एंड शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंसेस है वो हर डेमोग्राफिक के हिसाब से अलग अलग होता है, क्योंकि हम यहाँ ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो हर मार्केट में टेस्ट प्रेफरेंसेस कैसा है वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को हमें चेंजेस करने होंगे। देन ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि हम ग्लोबल अगर मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ के जो टैलेंट एक्विजिशन वो भी हमें यूज करना होगा, तो वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वहाँ इसको समझना स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि बेसिकली हम लोग ने पहले बात करी, आईटी इनेबल्ड ज्यादा है चीजें, अगर कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस आपको चाहिए, कॉम्पिटिटिव डेटा रिलेटेड चाहिए, तो आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको ग्लोबल टर्म्स में बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हम करते हैं, नॉर्म्स करते हैं, वो फॉलो करते हैं, तो वो सारी चीजें स्ट्रेटजिकली उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस पता करना, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। लीगल सिस्टम्स क्या है, जुडिफिकेशंस क्या है, आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म कैसा है, इससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो भी स्ट्रेटजिकली हमारी होती हैं। यानी ग्लोबलाइजेशन में भी हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बेसिकली हम लोग ने जो अभी ऊपर फील्ड्स की बात करी, तो हम लोग ने कहा मार्केटिंग में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, एचआर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन हम लोगों ने बात करी ग्लोबलाइजेशन की बात करी, तो ग्लोबलाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे चीजें करते हैं। देन अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जहाँ पर चीजें डिस्कस करी थी, जब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करी थी, तो हम लोग ने बात करी थी, एक तो पहला हमारा ये होगा स्ट्रेटजिक इंटेंट, यानी हमें ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव पहले ये डिटरमाइन करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव क्या है, देन उसके ही अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं। जब हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, देन आगे जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो हम प्रोसीड करते हैं, वो आता है इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट हमें स्टडी करना होगा। वो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है।
अभी जो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट है इस पे डिस्कशन होगा कि इन्वायरमेंट क्या है, बेसिकली इंटरनल है, एक्सटर्नल है, उससे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्या चीजें अफेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, उससे बेसिकली डिस्कशन होगा। जैसे इन्वायरमेंट का लिटरली मीनिंग जो आप कह रहे हैं वो बेसिकली क्या, सराउंडिंग वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस को या आपके प्रोसेस को, वो सारी चीजें इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। वो इन्वायरमेंट जैसे बेसिकली एक डेफिनेशन में कहा जाए, जैसे कहते हैं द एग्रीगेट ऑफ all conditions, events and influences that surround that affected, कि एग्रीगेट्स उन सारी कंडीशंस का, उन इवेंट्स का या उन इन्फ्लुएंसेस का जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के चारों तरफ हैं और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपके प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं, वो सारी चीजें इन्वायरमेंट कही जाएंगी या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वायरमेंट होगी। अब क्योंकि ये इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को, इसलिए इनको अंडरस्टैंड करना, इनके बारे में जानना, इनको डिटरमाइन करना कि ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी स्ट्रेटजी होती है इससे अफेक्टेड होती है। इसीलिए हम ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वायरमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं। अब क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में भी बात करी कि जो इन्वायरमेंट है वो बेसिकली दो तरह का हो सकता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है वो फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स क्रिएट करते हैं। या तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे जो प्रोडक्ट या सर्विसेज उनके लिए मार्केट में या तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी या उनके लिए थ्रेट्स क्रिएट होंगे। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स डेवलप करते हैं। लेकिन जो इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं वहां पर हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। जैसे हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अगर हमने कहा किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर ज्यादा है यानी उसकी स्ट्रेंथ मैन पावर है, तो उसके ही अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटेजिकली अपनी प्लानिंग करेगा। वो इस तरह की प्लानिंग करेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा, अगर हमारे पास मैन पावर है तो क्यों ना हम ज्यादा शिफ्ट में काम करके अपने प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। यानी हाँ, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही अगर हम काम चलेंगे। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके और उसको अवेलेबल करा सकते हैं टाइम पर, या टाइम से पहले अवेलेबल करा सकते हैं। तो जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग, अगर हमारी वीकनेसेस हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारी ये वीकनेस है, तो उसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है या उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, उस पर हम फोकस कर सकते हैं। यानी जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट है उनको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजी प्लानिंग करते हैं। फिर जो एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, तो जो एनवायरनमेंट है हमारा वो एक्सटर्नल, अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बेसिकली जो हमारी जो आती है थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और जो इंटरनल एनवायरनमेंट में होता है वो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस आती है। तो ये जो 4 फैक्टर्स होते हैं एनवायरमेंटल के, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। अब ये जो 4 फैक्टर्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी बेसिकली क्या, एक फेवरेबल कंडीशन है एनवायरनमेंट में या मार्केट में जो इनेबल कर रही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ को और अच्छे से डेवलप कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर डिमांड या सर्विसेज की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है मार्केट में, तो इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, तो हमें जो भी एग्जिस्टिंग हमारा प्रोडक्ट है उसको कंटिन्यू करके चलना चाहिए, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं लाने चाहिए, उसमें और एडिशनल हम क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं कस्टमर्स को, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि जो मार्केट में एडिशनल अपॉर्चुनिटी है उसको हम कैसे अवेल कर सकते हैं। थ्रेट्स बेसिकली जो होते हैं वो हमारे अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं जो एनवायरनमेंट में होती हैं, यानी बेसिकली यहाँ पर रिस्क ज्यादा है कि ये चीजें हो रही हैं, ये हमारे लिए थ्रेट्स क्रिएट कर रही है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को डैमेज कर सकती हैं। तो वहां पर हम क्या डिसीजन होना चाहिए, किस तरह की चीजें करनी चाहिए। यानी सिचुएशन की डिमांड है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोविड सिचुएशन में, हम ये लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है, लॉकडाउन में बहुत सारे प्रोसेस रुक गए, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई। तो यहाँ पर अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव मीडियम्स क्या हो सकते हैं, क्या हमें जो स्टिफ कंपटीशन इतना बढ़ रहा है उसको एग्जिस्टिंग सिनेरियो में हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस है। या पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री में या जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं वहां पर ज्यादा ग्रोथ नहीं है या बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है उस प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसा डिसीजन करना चाहिए। ये थ्रेट्स हैं बेसिकली, तो उन थ्रेट्स के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करनी चाहिए। देन स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात होती है। स्ट्रेंथ में जैसे हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ क्या है, बेसिकली इनहेरेंट कैपेसिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी कैपेसिटी
जहाँ पर वो स्ट्रेटजिक एडवांटेज ले सकता है, उसे हम स्ट्रेंथ कहेंगे। वो स्ट्रेंथ हो सकती है उसकी मैन पावर से रिलेटेड हो सकती है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी से रिलेटेड हो सकती है, उसके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, उसकी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकती है। तो इस तरह की वो स्ट्रेटजिक एडवांटेज कैसे ले सकता है, स्ट्रेंथ बेसिकली होती है। वीकनेसेस की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशंस है या कंस्ट्रेंट्स है जिसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी कम है तो हमें लिमिटेड फंड्स में कैसे मैनेज करना है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है। अगर हमारे पास मैन पावर कम है तो लिमिटेड मैन पावर में हम कैसे अपने प्रोसेस को स्मूथली रन कर सकते हैं, वो अनइंटरप्टेड रहे और हमारा जो कस्टमर डिलीवरी टाइम है वो प्रॉपर रहे। तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग वीकनेस में पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजी आगे की प्लानिंग करते हैं। एक्सटर्नल, ये तो हम लोग ने बात करी। अब जो एक्सटर्नल और एनवायरनमेंट की बात हम करते हैं तो हम लोग ने बेसिकली जो एनवायरनमेंट है हमारा उसको कई डिफरेंट सेक्टर्स में हमने कैटेगराइज कर रखा है कि ये डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं और इसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होता है, अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग करनी होती है। अब ये फैक्टर्स क्या हैं और इन फैक्टर्स का क्या रोल होगा या किस तरह से वो हमें अफेक्ट करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे पहला फैक्टर से कह रहा है मार्केट इन्वायरमेंट। अब मार्केट इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है कस्टमर, कि कस्टमर कैसे आपको अफेक्ट कर रहे हैं, आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। अब कस्टमर में जैसे हम बात कर रहे हैं तो कस्टमर में जैसे नीड्स एंड वांट्स हो सकती है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस हो सकती है, कस्टमर्स का परसेप्शन हो सकता है, एटीट्यूड हो सकते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स की वैल्यूज हो सकती हैं, बार्गेनिंग पावर कितनी है कस्टमर के पास। अगर बहुत ज्यादा प्रोवाइडर्स हैं तो बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो सकती है कस्टमर्स के पास। बाइंग बिहेवियर कैसा है कस्टमर्स का, वो टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है या फिक्स्ड है, एक स्टेबल रह रहा है। सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है कस्टमर्स का, क्या वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से सेटिस्फाइंग है, क्या वो कंटिन्यू करेंगे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ। तो ये सारी चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं। यानी मार्केट एनवायरनमेंट में हम कस्टमर प्रेफरेंसेस को लेके चलते हैं कि क्या कस्टमर की टेस्ट प्रेफरेंसेस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रेटजी में हमेशा कॉन्टिन्यूस चेंजेस करते रहना होगा। परसेप्शन कैसा है कि वो कैसा परसीव्ड कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को। अगर उनका परसेप्शन हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की तरफ फेवरेबल है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी। अगर अनफेवरेबल है तो उसमें क्या चेंजेस किए जाएं ताकि उनका परसेप्शन सही हो सके हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की तरफ। एटीट्यूड उनका कैसा है, इंडिविजुअल वैल्यूज बिलीव्स कॉमन, ये कैसे हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट फैक्टर्स की। अभी हम लोग ने मार्केट एनवायरनमेंट में कस्टमर फैक्टर की बात करी, अब प्रोडक्ट फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है। अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है किसी भी मार्केट में तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटजी प्लानिंग को, क्योंकि डिमांड अगर ज्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है वो टाइम पर होनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम डिमांड क्रिएट हुई है उस टाइम उस प्रोडक्ट की अर्जेंसी है, उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर उस टाइम पर हम उस प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो उसकी अर्जेंसी जो हमने क्रिएट कर रखी है वो एक्सपॉइल हो जाएगी और इस वजह से उसकी डिमांड आगे कम होने लगेगी। इसलिए हमें डिमांड के अकॉर्डिंग ही आगे चीजें मैनेज करनी होगी। इसलिए डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की इमेज क्या है, जो हम ब्रांड इमेज की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्रोडक्ट इमेज कैसी है कस्टमर्स के माइंड में, उसकी फीचर्स क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, जो हम प्राइमरी यूटिलिटी सेकेंडरी यूटिलिटी की बात करते हैं हम लोग डिटेल में, जो आप लोग ने मार्केटिंग मिक्स में पढ़ा होता है प्रोडक्ट की। तो वहां पर उसकी बेसिक यूटिलिटी क्या है, प्राइमरी यूटिलिटीज में हम क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, सेकेंडरी एडिशनल उससे क्या मिल सकता है या एडिशनल कहाँ उस प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है, वो फंक्शनिंग क्या है उस प्रोडक्ट की, डिजाइन की हम बात करते हैं। लाइफ साइकिल स्टेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन की बात करी, तो प्रोडक्ट किस स्टेज पर है उसके ही अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटजी प्लानिंग करनी होती है। प्राइसेस कैसे हैं, अगर बहुत ज़्यादा लग्जीरियस प्रोडक्ट है तो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, तो उसमें अगर आप प्राइसेस में फ्लक्चुएशन करेंगे तो उसका क्या रोल हो जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ेगा हम पर, वो सारी चीज़ें। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा प्रोडक्ट किस प्रमोशनल एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा उसको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो वो हमें डिसाइड करना होता है कौन सी प्रमोशनल जो स्ट्रेटजी है वो हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन डिफरेंशिएशन स्टडी को, कि अगर सिमिलर तरह का प्रोडक्ट है तो क्या सारे लोग एक सेम तरह का ऑफर कर रहे हैं, तो हम उसमें डिफरेंशिएट कैसे करें, एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं हम उसको, प्रोडक्ट की पैकेजिंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी तरह का, और कोई हम चीजें ऑफर कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो
अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कितनी है वो भी डिपेंड करता है कि उसके अल्टरनेटिव अगर ज़्यादा अवेलेबल हैं तो प्रोडक्ट को हमें कैसे टाइम पे डिलीवर करना होगा, उसमें क्या एडिशनल हमें प्रोवाइड करना होगा, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं प्रोडक्ट फैक्टर्स में। देन मार्केटिंग इंटरमीडिएट फैक्टर्स की बात होती है। इंटरमीडिएट फैक्टर्स की बात होती है तो वहाँ पर हम बेसिकली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कितने हमारे प्लेयर्स हैं, हमने कहा रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, मिडलमैन्स हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इंस्ट्रूमेंट्स कैसे अवेलेबल हैं, इजीली फाइनेंस अवेलेबल है कि नहीं है, डिलीवरी सिस्टम हमारा कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये सारे इंपॉर्टेंट जो मार्केट से रिलेटेड फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेटजिक प्लानिंग में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉम्पिटिटर रिलेटेड फैक्टर्स ये भी मार्केट में आता है कि कॉम्पिटिटर्स का, जैसे हम आगे अभी हम लोग कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट आपके वो होते हैं कॉम्पिटिटिव, जैसे हम लोग आते हैं मोनोपोली की बात करते हैं, ओलिगोपोली की बात करते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं। उसको ब्रीफ में हम थोड़ा सा भी डिस्कस करना चाहेंगे, बाकी डिटेल में नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स आगे आएंगे तो वहाँ पे इसका डिटेल में डिस्कशन है। मोनोपोली की जब हम बात करते हैं तो यानी पे हमारे पास सिंगल मैन्युफैक्चरर है या सिंगल प्लेयर है जो प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर ओलिगोपोली है यानी इंटेंस कंपटीशन है, हमारे पास दो प्लेयर हैं या दो से ज्यादा कुछ प्लेयर्स हैं, सेम तरह का प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, सेम तरह की क्वालिटी है, तो उसमें हमें क्या डिसीजन था। परफेक्ट कंपटीशन है यानी कि जो प्रोडक्ट है वो यूनिफॉर्म है, एक ही तरह का प्रोडक्ट है, तो वहां पर जैसे रिटेल स्टोर्स में होता है वहां पर सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, तो कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो कॉस्ट के बेसिस पे कर सकते हैं या कोई अदर ऑफरिंग्स हम कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजें कर रहे हैं। यानी कंपटीशन का बहुत रोल है, नेचर ऑफ कंपटीशन कैसा है, स्ट्रेटजिक पोजीशन हमारी पर्टिकुलर मार्केट में या उस पर्टिकुलर सेक्टर में उस इंडस्ट्री में कैसी है वो डिपेंड करता है। तो ये हमारे कॉम्पिटिटर रिलेटेड फैक्टर्स हो गए। देन ये तो अभी हम लोग ने मार्केट एनवायरनमेंट की बात करी। मार्केट एनवायरनमेंट हम लोग ने कहा एक कस्टमर फैक्टर होता है, एक कॉम्पिटिटर्स फैक्टर्स होता है, एक आपका प्रोडक्ट फैक्टर होता है, ठीक है, एक मार्केटिंग इंटरमीडिएट फैक्टर होता है। अब हम नेक्स्ट एनवायरनमेंट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बेसिकली जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट होते रहते हैं उससे रिलेटेड है कि मटेरियल और मशीन का यूटिलाइजेशन है, क्योंकि कभी कभी हमें स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, तो स्किल्ड एम्प्लॉयज हमें कैसे प्रॉपर किस टाइम पर ट्रेनिंग देनी होगी, एम्प्लॉयज को कैसे उन्हें एडवांस चीज़ों के बारे में डिस्कस करना होगा या उन्हें सिखाना होगा। मशीनरीज की अगर हम बात होती है तो अगर हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है तो क्या हमें एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस मशीनरी का यूज करना होगा, कब परचेज करनी होगी होगा, या कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कभी भी एनवायरनमेंट में कुछ पॉल्यूशन नॉर्म्स आ जाते हैं वो जिसको गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ती है, तो उससे रिलेटेड कोई इशू तो नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें भी हमें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमें देखनी होती हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्लानिंग करनी होती है। इसमें बेसिकली जो हमारा डिस्कशन होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में या फोकस होता है वो हमारा सबसे पहले होता है सोर्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी के बेसिक सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से वो टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या कंपनी के पास इंटरनल सोर्सेस वो अवेलेबल है वहां से वो कर रहा है, एक्सटर्नल सोर्सेस क्या वो बाहर से हायर कर रहा है वहां से चीजें ले रहा है, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्विजिशन क्या है, क्या अगर हम टेक्नोलॉजी परचेज कर रहे हैं एक्विजिशन की जैसे बात हो रही है तो क्या उसमें कॉस्ट ज्यादा इंकर्ड हो रही है, अगर कॉस्ट ज्यादा इंकर्ड हो रही है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा उसको मैनेज करने वाले को। देन कोलैबोरेशन और ट्रांसफर में टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन की जरूरत है, 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व है तो सबका कोलैबोरेशन कैसे हम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की टाइम के अकॉर्डिंग, स्टेजेस के अकॉर्डिंग, जो हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस उसके अकॉर्डिंग या जो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड या एनवायरनमेंट इफेक्ट की वजह से जो ह्यूमन बीइंग्स पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है टेक्नोलॉजी का, उससे रिलेटेड हमें वो चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। कम्युनिकेशन नेटवर्क से भी रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकते हैं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा आया, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो वो भी एक हमारा फैक्टर हो सकता है। देन ये तो हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हम लोगों ने सोर्सेज की बात करी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करी, इम्पैक्ट्स की बात करी, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करी, ये सारी चीजें होंगी। देन नेक्स्ट आता है हमारा सप्लायर एनवायरनमेंट। सप्लायर एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं या किसी प्रोसेस में आते हैं तो सबसे जरूरी एसेंस रिक्वायरमेंट होती है हमारी रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल हमें कौन प्रोवाइड करते हैं, ये सप्लायर्स। यानी सप्लायर एनवायरनमेंट अगर हमारा फ्रेंडली है, फेवरेबल है, तभी हम आगे प्रोसेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लायर का एनवायरनमेंट। तो वो सप्लायर एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। इसमें फैक्टर्स जो आते हैं वो बेसिकली आते हैं कॉस्ट क्या पड़ रही है रॉ मटेरियल एक्सेस करने की,
क्या सप्लायर्स रिलायबल हैं, वो टाइम पर हमें डिलीवरी दे सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी क्या है उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स की। जैसे हम लोग आगे भी करेंगे कि रॉ मटेरियल्स को भी हम कैटेगराइज करेंगे, तो कई तरह के हमारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो स्कैर्स हो सकते हैं, तो उसमें हम लोग आगे बात करेंगे। अवेलेबिलिटी क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की, तो वो रिलेट हो सकता है। जैसे कॉस्ट, पहले हम लोग बात करें कॉस्ट अवेलेबिलिटी की, तो क्या क्वांटिन्यूअस सप्लाई हो रही है, टाइम पर हमें डिलीवरी हो रही है, अवेलेबिलिटी जो है हमें सही से मिल पा रहा है, जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स है, कंपोनेंट्स हैं, उनके कॉस्ट कितनी इनकर्ड हो रही है। अगर कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और जब अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हमें प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारी सेल को अफेक्ट करेगा। देन जो कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स की, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कैसे हैं, इन जो भी हमने प्लान फॉर्म कर रखा है या फ्रेम कर रखा है अपने माइंड में, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या प्रोजेक्ट्स को आगे सक्सेसफुली रन कराने के लिए फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कितनी है, या कैसे कॉस्ट इनकर्ड होगी, वो सारी चीजें हो गई। इकोनॉमिक पॉलिसीज या फिस्कल पॉलिसीज की, गवर्नमेंट रिलेटेड जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो क्या है, बहुत ज्यादा लिबरल है, या मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसीज की हम बात करते हैं वो फेवरेबल है हमारे लिए नहीं है, वो एक डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं, जो हमारा 5 ईयर प्लान्स होते हैं, जो एनुअल बजट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, उसमें पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए क्या चीजें बनाई गई हैं, या उसके अकॉर्डिंग क्या नए इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजिकली अपना मैनेज करना होता है, या वो चीजें हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी चेंज करनी होती है। इकोनॉमिक इंडेक्सेस, जो इंडाइसेस होते हैं बहुत सारे, जैसे होता है नेशनल इनकम हो गया, आपका जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, डिस्पोजेबल इनकम हो गया, सेविंग रेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट रेट्स हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो गया। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली आपको अफेक्ट करती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको ध्यान में रखने होते हैं कि एक्सचेंज रेट कैसा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। देन हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बैंक्स क्या इजीली हमें लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम कैसा है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज क्या हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी हो सकती हैं। ये तो हमारा हो गया आपका। देन हम लोग बात कर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, हम लोग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में बेसिकली गवर्नमेंट रेगुलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके बारे में डिस्कशन होता है। तो वो कितनी फेवरेबल है हमारे लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की यहाँ पर बात हो रही है, तो जो भी प्रिंसिपल्स डिवाइस करे गए हैं या जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात करते हैं, या जो आप एम्प्लॉयर लेजिस्लेशन की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में अगर चेंजेस हो रही हैं, कितने हम इन्फोर्स करते हैं उन रूल्स रेगुलेशंस को, या उसके अकॉर्डिंग हमें कितने चेंजेस करने पड़ रहे हैं। एनवायरमेंटल कोई लॉज हो सकते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें स्ट्रेटेजिकली कोई चेंजेस करना पड़ रहा है। पॉलिसीज हो सकती हैं, पॉलिसीज बेसिकली लाइसेंसिंग से रिलेटेड हो सकती हैं, कि अगर पॉलिसी लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग ईजिली हमें लाइसेंस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें स्ट्रेटेजिकली मैनेज करनी होंगी, या उसके लिए हमें कहीं ना कहीं आगे हमारे अफेक्ट करेंगे बिजनेस को। देन पॉलिसी रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइसिंग से रिलेटेड होगी, अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस बनाए रखे हैं कि इस पर्टिकुलर मार्केट में आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, या ये प्राइसिंग बेसिकली जो कभी कभी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं और इनके प्राइसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस कैटेगरी से या इस लेवल से आप ऊपर नहीं कर सकते हैं, उनकी कंट्रोलिंग करना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसीज हो सकती हैं, वो कैसी लिबरल हैं। कुछ कंट्रीज में जैसे रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कभी कभी कि हम ये जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं ये वहाँ पर उनके साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज कैसी हैं, वो लिबरल हैं, वो फेवरेबल है हमारे लिए नहीं, तो वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी होती हैं। दूसरी कुछ और पॉलिसीज हो सकती है, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ, या मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज मिलती हैं, या जो गवर्नमेंट से हेल्प मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं। या जो सिक इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट उनके रीएस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स या प्लान्स बनाती हैं, तो वहाँ पर या बैकवर्ड एरियाज के डेवलपमेंट के लिए जो सेटअप लगाते हैं यहाँ पर, या वहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें वो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी को फॉर्म करते हैं। या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जैसे नॉर्म्स की बात हो रही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, तो ये भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को अफेक्ट करते हैं। देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। वो पर्टिकुलर सिस्टम की आइडियोलॉजी हो सकती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का रूल्स रेगुलेशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या
क्या बनती हैं या उनकी पावर्स क्या हैं, सेंटर के पास पावर ज़्यादा है, लोकल गवर्नमेंट्स के पास क्या कितनी पावर है, उसके अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करती हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेबिलिटी है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज में वो डिपेंड करती है कि अगर पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। शेयर मार्केट्स में जैसे आप देखते हो कि कोई भी पॉलिसीज कोई आई है या पॉलिटिकल पार्टीज में कोई चेंजेस हो रहा है, किस तरह की चीज़ हो रही है, तो जो शेयर मार्केट्स है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है, उसमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस आपको बहुत सारी चीज़ें होते हैं कि इलेक्शन की फंडिंग कहाँ से हो रही है, लेजिस्लेशन सिस्टम किसके कैसे कंट्रोल हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रमोशंस कैसे हो रहा है, रूल्स रेगुलेशन कैसे डिवाइस करे जा रहे हैं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल फिलॉसफी कैसी है, क्या हम ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, डेवलपमेंट को हम ज़्यादा इनिशिएट करना चाह रहे हैं, या हम स्टेबल रहना चाह रहे हैं, जैसा स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हमारा उस पर हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी कैसी है वो भी कहीं ना कहीं हमारी अफेक्ट करती है हमारे डिसीजन को, यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। देन हम लोग सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, यानी सोसाइटी में या जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो कैसे हमको इफेक्ट करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसमें कुछ फैक्टर्स जैसे होते हैं, जैसे हम लोग डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, एज, इनकम, पॉपुलेशन में जैसे क्लास, डिफरेंट क्लास हो गई, तो ये डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे अफेक्ट कर रही हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को या हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को। सोशियो कल्चरल कंसर्न में कुछ और चीज़ें जैसे पॉल्यूशन नाम्स आ गए, करप्शन की बात होती है, मास मीडिया का कितना इंपॉर्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग रोल ऑफ बिजनेस क्या है, सोसाइटी के लिए क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है पर्टिकुलर बिजनेस फर्म्स की, कंज्यूमरिज्म कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन होता है, तो ये सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में आता है। सोशियो कल्चर एटीट्यूड और वैल्यूज क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, एक्सपेक्टेशन क्या है सोसाइटी की बिजनेस की तरफ, कि जैसे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो जो सोसाइटी है उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि क्वालिटी, जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम ज़्यादा हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई हो सके या हमारी आगे की चीज़ें लाइफ स्टाइल हमारी चेंज हो सके। तो इस सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन क्या है बिजनेस हाउसेस से, उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस लाते हैं। सोशल कस्टम्स क्या है, नॉर्म्स क्या है, बिलीव्स क्या है, जो हमारी इंडिविजुअल बिलीव्स हैं, रिचुअल्स की बात होती है यहाँ पर, इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस की बात होती है, लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस हो रहे हैं, पैटर्न्स में चेंजेस हो रहा है वो उसकी बात हो रही है, मटेरियलिज्म की बात होती है यहाँ पर। तो ये सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं हमें ऑर्गेनाइजेशन को। फैमिली स्ट्रक्चर एंड चेंजेस की बात होती है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप पैटर्न है वो कैसा है, क्या वो फैमिली स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है, यानी कि जो भी चीज़ें बिजनेस वो चल रहा है उसमें फैमिली वैल्यूज या नॉर्म्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है हमारा। रोल एंड पोजीशन क्या है मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट की उस पर्टिकुलर फैमिली में या उस पर्टिकुलर सोसाइटी में, वो डिपेंड करता है, क्योंकि जो परचेजिंग पावर है वो सबके पास अलग अलग हो सकती है। तो इंडिविजुअल का रोल क्या है उस पर्टिकुलर फैमिली में, अगर डिसीजन मेकिंग पावर जो जिसके पास अर्निंग्स हैं या जो अर्निंग्स करता है उसके पास है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट सर्विसेज में चेंजेस करना होगा। यानी हर इंडिविजुअल का रोल क्या है फैमिली में, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म करनी होगी। एजुकेशन लेवल कैसा है, अवेयरनेस प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में कैसी है, क्या राइट्स के बारे में, जो कंज्यूमर राइट्स हैं उसके बारे में ज़्यादा अवेयर हैं कि नहीं कंज्यूमर्स, एथिकली हम सारी चीज़ें सोसाइटी में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एटीट्यूड्स हमारा और माइनॉरिटी यानी सोसाइटी की तरफ कैसा है, क्या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को हम हार्म तो नहीं कर रहे हैं या उन्हें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं, यानी सोशल कल्चर जो एनवायरनमेंट है वो भी हमारी कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको अफेक्ट करता है। देन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्योंकि अब चीज़ें हम ग्लोबल की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया पहले कि हम लोग ने प्रोसेस की बात हो रही ग्लोबलाइजेशन में कि हमारा कैसा प्रोसेस है, कंटेंट क्या है, डायरेक्शन हमारा क्या, मर्जर्स, एक्विजिशन, टेकओवर्स की हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक फोर्सेस हमारी कैसे हैं, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करें, इकोनॉमिक फोर्सेस कैसी होनी चाहिए। देन ट्रेड एंड कॉमर्स में रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, ट्रेंड्स कैसा चल रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, फाइनेंसिंग कैसी अवेलेबल है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी हैं हमारी, अलायंसेस हमारे कैसे हैं वो हमें देखना है। स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट क्या है नेशंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक पैटर्न्स या शिफ्ट्स कैसी हैं ग्लोबल लेवल पे, वो सारी चीज़ें। मैन पावर एक्विजिशन की बात होती है, क्योंकि फिर जब ग्लोबल मार्केट में बात करते हैं तो डिफरेंट स्किल्स एक्सपर्टाइज की हमें रिक्वायरमेंट होती है और वो लेबर अवेलेबिलिटी अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग एरियाज पे अलग अलग होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना होता है वहाँ के एम्प्लॉयज़ को या वहाँ के जो हमारी यूनिट्स हैं या मैन पावर्स उनको
यूज करने के लिए। यानी ये सारे एनवायरनमेंट जो है, जो हम लोग मार्केट एनवायरनमेंट की बात करी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करी, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करी, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बात करी, तो ये सारे जो हाँ जियो पॉलिटिकल जो वर्ड था उससे मतलब क्या रेफरेंस है? जियोग्राफी के पॉलिटिकल से मतलब बेटा जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है ना, जैसे अब एक तो होता है गवर्नमेंटल इफेक्ट, वो तो हमारा उसमें आ गया, लेकिन जियो पॉलिटिकल्स में हर लोकेशन में या हर पर्टिकुलर एरियाज में पॉलिटिक्स कैसी है, पॉलिटिक्स की फिलॉसफी की, अगर वो ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे हैं, या एक तरह से पावर्स की अगर हम बात करते हैं, अगर लोकल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है तो वो ज्यादा इनिशिएटिव कर सकते हैं, लिबरल कर सकते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए आप ये चीजें काम करके दीजिए, हम आपको फेवरेबल करेंगे। लेकिन अगर वहां पर पर्टिकुलर लोकेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है तो वो एक कॉमन रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं जो यूनिफॉर्म होते हैं हर स्टेट, हर सिटी के लिए। तो वहां पर जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फेवरेबल है और आपको लग रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन की आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, तो वो आपकी स्ट्रेटजी आपको उसी अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि वहां पर यूनिफॉर्मिटी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है वही आपको फॉलो करने हैं, तो वहां पर आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी फॉर्म करनी है। ओके, ठीक है बेटा, तो आज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है वो बेसिकली हम लोगों ने पहले तो बात करी है जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसका रोल क्या है डिफरेंट फील्ड्स में, एचआर में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, ग्लोबलाइजेशन में। देन हम लोगों ने एनवायरनमेंट जो डिफरेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन किया। देन हम लोगों ने फैक्टर्स की बात करी, जो हम लोगों ने मार्केट एनवायरनमेंट्स की बात करी, पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स की बात करी, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बात करी, हम लोगों ने सोशल कल्चर एनवायरनमेंट की बात करी। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। ये हमारी जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का जो स्टेप है वहां पर अफेक्ट करते हैं। यानी एनवायरनमेंट को स्टडी करके ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं या स्ट्रेटजी को फॉर्म कर सकते हैं, तो उसी के बेसिस पे हम करते हैं। तो ठीक है, आज का हम लोग डिस्कशन यहीं तक करते हैं। कल हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग हम कैसे करेंगे, वो प्रोसेस क्या है, एनवायरनमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन। ओके सर। अटेंडेंस आप नहीं छुड़ा रहे क्या? तो क्या हम बताते हैं।